नमस्कार, महा MTV मध्ये आपलं स्वागत. सध्या लॉकडाऊनमुळे मुंबईची जी अवस्था झाली ती जगातील इतर कुठल्याही मोठ्या शहराची आपण तुलना करू शकतो. पण मुंबईतील जे उद्योगधंदे आहेत, छोटे छोटे उद्योगधंदे आहेत, त्यांनाही याचा फटका बसलाय. इमिटेशन ज्वेलरी हाही एक त्यातलाच एक उद्योगधंदा आहे. म्हणजे चाळीमध्ये घरकाम करून हा व्यवसाय सांभाळणाऱ्या महिलांचा एक मोठा गट आहे. तसेच शिप सारख्या अंधेरीतील शिप सारख्या कंपन्या जिथे हा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालतो. तर लॉकडाऊनमुळे या व्यवसायावर काय संकट आले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आत्मनिर्भर भारत या योजनेअंतर्गत आपल्या भारतातील उत्पादनांना जागतिक पातळीवर नेण्याचं जे स्वप्न पाहिलं आहे, त्या अनुषंगाने हा व्यवसाय, हा उद्योग कसा आपल्याला पुढे नेता येईल यासाठी आपण आज चर्चा करणार आहोत. तर आपल्या सोबत आता इमिटेशन ज्वेलरी मॅन्युफॅक्चरिंग असोसिएशनचे अध्यक्ष मधुभाई पारेख आहेत. तसेच सेक्रेटरी नागेंद्र मेहता हे आहेत आणि सुनील आघारकर हे आसमंत प्रतिष्ठान या संस्थेशी जोडलेले आहेत. आसमंत प्रतिष्ठान काय करतं की ज्यांना इमिटेशन ज्वेलरीचा व्यवसाय शिकण्याची किंवा ज्यांना हे कौशल्य अवगत करण्याची गरज आहे, त्या महिलांना हे इग्मा आणि आसमंत हे एकत्र येऊन हा उपक्रम पुढे चालवतात. नागेंद्रजी यांना माझा सर्वात आधी प्रश्न आहे कि नागेंद्र जी, इमिटेशन ज्वेलरी का जो व्यावसायिक क्षेत्र है कितना बड़ा है और उसमें रोजगार की कितनी क्षमता है और उसके साथ साल ओवर का टर्नओवर कितना है और इसमें कितने प्रतिशत महिलाएं अभी कार्यरत है? जहाँ तक इमिटेशन ज्वेलरी का व्यवसाय का सवाल है, ये बहुत ही हाईली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। इसके अंदर बहुत कम मशीन का उपयोग होता है। इसके लिए इसमें रोजगार की असीम संभावना हम देखते हैं। इसमें भारत भर में करीब 20,000 से ज़्यादा ऐसी यूनिट्स है जो रेडी टू वेयर ज्वेलरी का उत्पादन करती है और कच्चे माल का उत्पादन करने वाले अलग से काफ़ी लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं। भारत भर में अगर देखेंगे तो करीब इसका 35,000 से 40,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, सालाना वार्षिक टर्नओवर है, और 5 से 6,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट भी होता है इसमें से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जो रोजगार प्राप्त करने वाले लोग हैं वो करीब 25 से 27 लाख लोग हैं इसमें। जहाँ तक महिलाओं का प्रश्न, ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें 60% से ज्यादा महिलाएं काम करती है। या तो वो फैक्ट्री में काम करती है अथवा अपने घर पर काम करती हैं। जो महिलाएं अपने बच्चों की वजह से या अन्य किसी कारणों की वजह से फैक्ट्री तक नहीं जा पाती है, वो वहां पर हमारा व्यक्ति जाकर के उनको माल देकर के आता है, या तो वो हमारी फैक्ट्री से माल लेकर जाती है और घर पर बैठ करके जैसे स्टोन चिपकाने का काम, पैकिंग का काम, मीनाकारी का काम, कुछ हमारे कड़ी फिटिंग का काम, इस तरह का घर पर बैठ के काम करती है। तो वो करीब 60% फीमेल्स है जो इससे आय कमा करके अपने जीवन स्तर को अच्छा सुधारती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत भर के अंदर ये मुंबई में तो बहुत बड़ा इसका कारोबार है। इसके अलावा ये राजकोट में भी है, जयपुर में भी है, थोड़ा अमृतसर में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है। काफी बड़े प्रमाण में भारत भर में अलग अलग हिस्सों के अंदर इसका प्रमाण है। अगर पूरे भारत का हम टर्नओवर देखेंगे तो 35 से 40,000 करोड़ है और काम करने वाले करीब 25 से 27 लाख लोग हैं। अभी लॉकडाउन के बाद तुरंत इस क्षेत्र को क्या समस्याएं फेस करनी पड़ रही है, ये सेक्टर को स्पेशली? ये मधुभाई जरा आप उत्तर देंगे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है कि ये नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट है हमारी, और सबसे प्रॉब्लमेटिक बात ये होगी कि हमारे पास जो स्टॉक पड़ा है, और ये फैशन ज्वेलरी की इंडस्ट्री है, तो ये जो स्टॉक है उसका हमको बड़ा मार पड़ने वाला है। हमारे जो स्किल वर्कर्स है वो मोस्ट प्रोबेबली बंगाल एंड नॉर्थ इंडिया से बिलोंग है, जो कि अपने अपने शहर चले गए, अपने गांव चले गए। तो शुरू होते ही हमको काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। हमारे पास जो पैसे हैं वो हमारे स्टॉक में उधारी में, मार्केट में जो हमारा माल गया है उसकी उधारी में, हमारे जो वर्कर है उनके पगार में, तो हम कम से कम 5-6 महीना तक इससे खड़े हो पाना मुश्किल है। और हमको चालू होते ही सबसे पहले वर्किंग कैपिटल की समस्या नड़ने वाली है सर।
तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल के लिए क्या क्या ऑप्शन है अभी फिलहाल इंडस्ट्री के पास? हाँ हम हाँ एमएसएमई से जो व्यवस्था हो रही है उसके लिए अगर आप हमें कुछ सुझाव दे एमएसएमई से, और जो मुद्रा बैंक है, क्योंकि छोटे टर्नओवर वाले लोग ज्यादा है, इतने सारे लोग होते हुए भी इतना ही टर्नओवर है, तो इसका मतलब आप समझो कि हर एक आदमी का जो एनुअल टर्नओवर है वो काफी सीमित है। और लॉकडाउन कुछ के बाद अनऑर्गेनाइज सेक्टर से अभी, हाँ, लॉकडाउन के बाद हमको सबसे पहले ये वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था की जरूरत पड़ने वाली है, मेरा अगला सवाल जो आपसे है बैंकों कि से हमको, हाँ, जी बैंक एक से सवाल कम है कि इंटरेस्ट में अगर हमको, हाँ हाँ जी जी, आप कंटिन्यू करें। हाँ, बैंक से अगर कम इंटरेस्ट में मतलब 8% या उससे नीचे 7-1% तक हमको फाइनेंस मिलता है तो हम सर्वाइव 1 आध साल में हो जाएंगे सर। अभी फिलहाल भारत के अंदर ही इस व्यवसाय को इतनी समस्या है, तो अगर जो माल बाहर से आता है, जो चीजें बाहर से हम इंपोर्ट होती है इमिटेशन ज्वेलरी रिलेटेड, स्पेशली चाइना से, उससे अब हमें क्या दिक्कत आने वाली है? देखिए, ऐसा है परम जी कि ये बड़ी ज्वलंत समस्या है हमारे इंडस्ट्री के लिए। चाइना से इतने भारी मात्रा में इमिटेशन ज्वेलरी और उसके कंपोनेंट्स, उनके एक्सेसरीज, उनका रॉ मटेरियल काफी इंपोर्ट होता है। जहाँ तक इमिटेशन ज्वेलरी का सवाल है, तो वहां से चाइना से जो माल आता है उसका 100 रुपए का माल का बिल 5 रुपए का बन करके आता है या 10 रुपए का बन करके आता है, और उस पर हैवी कस्टम ड्यूटी को वो इवेड कर करके माल भारत की टेरिटरी में लेकर आकर के बेचते हैं। भारत का एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंट है, वो चाइना को आउटप्ले कर सकता है। चाइना का ये 5.25 फीट का आदमी है, उसको हम निश्चित तौर से आउटप्ले कर सकते हैं। लेकिन ये जो माइल प्रैक्टिस चलता है, जो अंडर इन्वॉइसिंग का, कंसीलमेंट का, चाइना से माल लाने का, आप जानकर के ताज्जुब करोगे कि 8 रुपए किलो में हमारे यहाँ ज्वेलरी इंपोर्ट होती है, 100 रुपए किलो में ज्वेलरी इंपोर्ट होती है। जबकि वो जिस मेटल से वो ज्वेलरी बनी है, वो कच्चा मेटल, अगर आप बेस मेटल पकड़ेंगे तो वो 250 से 500 रुपए किलो का आता है। अगर मान लो खराब से खराब लोहे का भी ज्वेलरी बना हुआ है, तो लोहा भी नहीं आता है 8 रुपए, 15 रुपए, 25 या 30 रुपए किलो में। तो उस पर इतना भारी ड्यूटी का इवेजन होकर के भारत के अंदर ये माल आ रहा है। इसकी वजह से, जैसे हमारा एक इयरिंग सेक्टर है, इयरिंग बहुत बड़ा सेक्टर था भारत में, बहुत बड़ी मात्रा में इयरिंग का उत्पादन होता है, पूरा का पूरा मार्केट चाइना ने खत्म कर दिया। जैसे मैं आपको एक हेयर पिन एंड हेयर एक्सेसरीज, वो हमारा एक एलआईडी प्रोडक्ट है, क्योंकि हर दुकान पे जहाँ इमिटेशन ज्वेलरी बिकती है वहां पर हेयर पिन और हेयर एक्सेसरीज बिकते ही है। उसका आप समझ लीजिए कि 90% से ज्यादा व्यापार चाइना खा गया, इतना माल इसका इंपोर्ट होने लग गया। और ये सारा का सारा अंडर इन्वॉइसिंग से या कंसीलमेंट से होता है। इसको रोकना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए हमने सरकार के साथ में कई बार पत्राचार किया, कई बार अफसरों को भी मिले, लेकिन अभी तक कोई इस तरह का सॉल्यूशन हमको निकल के वो नहीं दे पाए हैं, या उनके देने की इच्छा नहीं है। दोनों में से कोई भी तो एक स्थिति है। इसके लिए हमारा एक ऐसा सुझाव रहेगा, तेजस्वी का हमारा बड़ा अच्छा सुझाव रहेगा, आप अपने मीडिया का इसमें बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, कि जो ज्वेलरी का सरकार ये तय कर दे कि 2000 रुपए किलो से नीचे का ज्वेलरी या 2500 रुपए किलो का मिनिमम भाव रहेगा। आप चाहे 3 रुपए का बिल बना के लाओ, चाहे फ्री का बिल बना के लाओ, इससे नीचे में आपका चाइना से माल कोई भी आता है या किसी भी कंट्री से इमिटेशन ज्वेलरी आता है, वो उससे नीचे में कस्टम ड्यूटी में कस्टम डिपार्टमेंट पास नहीं करेगा, नंबर 1। और दूसरा, अभी जो 15% जो हमारा इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी और 3% आईजीएसटी है, ये कस्टम ड्यूटी बढ़ा करके 25 से 30% कर देंगे, और फेयर वैल्यू जो मार्केट की है वो बराबर असेस कर लेंगे, तो भारत का जो एंटरप्रेन्योर है वो एकदम कॉम्पिटेंट है, 100% वो 5.25 फीट के चाइना के आदमी को हरा पाएगा। ये हुआ सेंटर बेस रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस है। स्टेट गवर्नमेंट को, आपके स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आप क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए ये सेक्टर के लिए? ये बड़ा अच्छा विषय है, क्योंकि अल्टीमेटली जहां पर काम होता है वहीं के लोकल लोगों को रोजगार मिलता है, और ये असीम संभावना वाला है। अगर ये चाइना से माल हमारा बंद हो जाता है और ये कर्ब हो जाता है या कर्टेल हो जाता है, तो शॉर्ट टाइम में कई लाख रोजगार हम लोग यहाँ पर स्टेट में देने प्रारंभ कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पर क्या ना स्थिति कि मुंबई जैसी जगह में सबसे ज्यादा इमिटेशन ज्वेलरी बनता है। हमारा दहीसर, ये विरार से वैसे ले लीजिए, से लगा कि अंधेरी तक में कई हजार यूनिट्स है जिसमें ये काम होता है। लेकिन अब चूंकि मुंबई के अंदर छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी में काम होता है, जगह बहुत महंगी है,
तो छोटी जगह में बैठ के आदमी काम करता है, वो बड़ा काम कर नहीं सकता है। अगर उसके पास में कोई बड़ा इंक्वायरी आता है सप्लाई करता है, तो वो देखता है यार इतनी छोटी फैक्ट्री में कैसे बनेगा माल, वो बना नहीं पाता उसके पास में। दूसरा, तो अगर सरकार मुंबई के नजदीक में कोई एक इमिटेशन ज्वेलरी पार्क बनाता है, जिस पार्क के अंदर हमको सब्सिडाइज रेट पे हमको यूनिट्स दे दे, चाहे वो रेंटल बेसिस पे देते हैं। हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन केवल इलेक्ट्रोफिटिंग में होता है। सब्सिडाइज रेट पे अगर हम लोगों को वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है वहाँ पर, तो और हम उसके लिए क्या कर सकते हैं कि जिस गांव के आजू बाजू में हमको जगह मिलती है, वहाँ के गांव हम गोद ले सकते हैं। वहाँ के सारे वर्कर हमारे यहाँ काम करें, वहाँ गांव के अंदर फैसिलिटी हम दे सकते हैं उन लोगों को बना करके, जैसे जैसे वो इंडस्ट्री हमारी डेवलप होती जाएगी वहाँ पर। तो सबसे पहले तो हमको चाहिए इस तरह का एक इमिटेशन ज्वेलरी का पार्क बनाना चाहिए। दूसरा, हमारे में सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है, वो समस्या ये आती है कि यहाँ पर ऐसा कोई मार्केट नहीं है कि जब भी कोई इम्पोर्टर यहाँ आता है, विदेश से कोई बाहर इधर आता है, इवन यहाँ से देश से भी आता है, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि एक्चुअल मैन्युफैक्चरर कहाँ बैठा हुआ है। उसको कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से वो ढूंढ के निकाल सकता है उसको। तो एक ऐसा मार्केटिंग प्लेटफॉर्म हो, सरकार बनाए, जहां पर जैसे चाइना के अंदर, यू के अंदर ऐसा बनाया हुआ है, वहां पर उन्होंने हजारों दुकानें बना करके दे दी है। वहां हर व्यक्ति, फैक्ट्री वाला अपना सामान डिस्प्ले में रखता है, व्यापारी, और उस पूरे कॉम्प्लेक्स को प्रमोट किया इंटरनेशनली। सीधा व्यक्ति उतर करके उस कॉम्प्लेक्स में आता है और अपना वहाँ सैंपल दे करके फिर फैक्ट्री विजिट को जाकर के माल खरीदता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट मार्केटिंग के लिए इस तरह की कोई प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करके देती है, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो यहाँ टर्नओवर बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा सबको, और रोजगार बड़े भारी मात्रा में मिलने वाला है। तो स्टेट गवर्नमेंट से दो चीज चाहते हैं कि एक हमको यहाँ पर, और दूसरा ये कुछ छोटे छोटे जो हमारे यहाँ लाइसेंस के जो प्रोविजंस है। एक तो छोटी सी हमारी ये इंडस्ट्री है, उसके अंदर सदैव आदमी डरा हुआ रहता है, कौन से डिपार्टमेंट का कब आदमी आएगा, उसका एक्सेस कैसे होगा, वो क्यों आया यही मालूम नहीं है। कई एनजीओ वाले परेशान करते हैं। ये बहुत सारी ऐसी समस्या है, वो ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है, खाली इमिग्रेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। अगर ये सब चीजों से निजात हम लोग पा जाएंगे, तो मेरा दावा है कि भारत भर के अंदर ये उद्योग बहुत ग्रो करेगा और इससे रोजगार बढ़ेगा। ओके, अगला सवाल आपसे वही है कि रोजगार बढ़ेगा, आपने बताया, जिक्र किया उस बात, तो कितना परसेंटेज रोजगार इसमें इंक्रीज हो सकता है, और अभी फिलहाल क्या सिचुएशन है? देखिए सब, इस समय हम ऐसा मानते हैं कि 25 से 27 लाख लोग काम करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी स्थिति क्या बनी है कि ये जैसे भी माइग्रेट हो गया है वर्कर यहाँ का, ठीक है ना। अब वो वर्कर वापस, जैसे हमारे मुद्दों ने पहले ही बोला कि वो वापस लौट के आएगा, कब आएगा हमको मालूम नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली फैक्ट्री चलाना तो कहीं से भी इनको रोजगार के लिए वर्कर्स को खाना पड़ेगा। अगर चाइना से माल बंद होकर के इंडिया में सारी बनना शुरू हो जाता है, खाली मैं चाइना के ही कंपोनेंट का बात करता हूँ, तो कम से कम 1 मिलियन जॉब आपका बढ़ जाएगा, 10 लाख से जॉब बढ़ जाएंगे इंडिया के अंदर। जिसमें हमारे स्टेट का, महाराष्ट्र का जहाँ तक सवाल है, वो आप समझ लीजिए कि 50% से ज्यादा उस जॉब क्रिएशन में हमारा शेयर होगा। दूसरा सवाल ये आता है कि अगर हमारे यहाँ पर सरकार सुविधाएं देती है और बड़े पैमाने पे इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग पेनिट्रेट करते हैं मार्केट को, क्योंकि अभी तक भारत का एक्सपोर्ट में शेयर 1% ही है पूरा इंटरनेशनली। अगर इसको हम लोग 5% तक लेकर के जाते हैं, तो वो करीब 30,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हमारा हो जाएगा। और तो वो 30,000 एक्सपोर्ट होगा तो कम से कम उसमें 2 मिलियन जॉब और पैदा हो जाएगी। अगर ये हम लोग YOY बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 25% की ग्रोथ पकड़े या 20% की ग्रोथ भी पकड़ेंगे, तो भी आते आते 2023-24 तक हम लोगों को इसके अंदर 60 लाख वर्कर्स लगेंगे टोटल, जो अभी 27 लाख या 30 लाख लोग हैं। आरेख जी से मेरा दूसरा सवाल है कि स्किल वर्कर के लिए और क्या क्या ये इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। स्किल वर्कर यानी कि कॉलेज लेवल पे स्किल वर्कर बढ़ाने के लिए क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है? ज्यादा करके जो है ना, हमारी इंडस्ट्री मैन्युअली चलती है, मैकेनिज्म बहुत कम मात्रा में यूज होती है। तो हमारा एक बंदा अगर स्किल है तो वो अपने आप दूसरे 5 को 10 को तैयार करता है। स्किल तक कोई व्यवस्था है नहीं और हमने कभी ये सोची भी नहीं। स्टेट लेवल अगर ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है तो आप देखिए। मधु भाई, इसमें मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा तेजस जी, कि जहां तक ये हमारे मधु भाई ने प्रश्न बताया है कि वो एक स्किल, तो वो कैसे जो हाथ से काम करने वाला मैनुअल काम है
वो मैनुअल का जैसे मीनाकारी करना है तो इसमें बहुत ज्यादा स्किल नहीं लगती है। एक व्यक्ति ने सिखाया तो वो महिला दूसरे हाँ, को 5 को सिखाती है, ऐसे 10 को सिखा देती है, ठीक है ना। ये जनरेशन है। लेकिन उसके अलावा हमारे में जैसे बहुत अच्छी कास्टिंग की ज्वेलरी, देखिए हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी में आप बहुत बड़ा मार्केट का शेयर इंटरनेशनली नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन ही इतना होता है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी में। अल्टीमेटली हमको ऑटोमेशन के लिए जाना पड़ेगा। ऑटोमेशन में जाने के लिए हमको कास्टिंग ज्वेलरी में जाना पड़ेगा। कास्टिंग ज्वेलरी में जाने के लिए अच्छा कास्टिंग करना पड़ेगा, कॉस्ट इफेक्टिव बनाना पड़ेगा, कॉस्ट एफिशिएंट बनाना पड़ेगा। इसके लिए किसी को मालूम ही नहीं कि अच्छी कौन सी मशीनरी है, वो बेचारा कहीं से सुना करके आता है और कोई मशीन दे देता है, वो मशीन चला भी नहीं पाता उसको ढंग से, और उसका आउटपुट जो मशीन का टोटल आउटपुट है उससे 50% भी निकाल नहीं पाता। और सबसे बड़ा जब अनस्किल्ड लेबर सब ये जब काम करने लगता है तो उससे 3 प्रॉब्लम आती है। एक तो बड़ा प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं है, हम भी समझने में हमारा भी समय लगता है, तो एक तो प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाती है। उसके बाद में क्वालिटी पुअर हो जाती है, क्योंकि आपको उसकी पूरी टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं है, तो क्वालिटी अच्छी नहीं बन पाती है। और तीसरा जो प्रॉब्लम होता है वो वेस्टेज ज्यादा होता है, क्योंकि अगर स्किल्ड नहीं है तो वो माल हमारा वेस्ट हो गया, उसको वापस रिप्रोसेस करो तो उसका कॉस्ट एस्केलेशन हो जाता है। ये 3 चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास में ट्रेनिंग सेंटर होना जरूरी है, जहां पर इस तरह की मशीनरीज का उनको ट्रेनिंग दिया जाए। जैसे हमारा सरफेस फिनिशिंग हमारा इंडिया का पुअर है, चाइना का अगर हम लोग को ये बात स्वीकार करना पड़ेगा कि चाइना का जो सरफेस फिनिशिंग है वो बढ़िया आता है उसका। क्यों? हमारे पास में वैसी मशीनरीज नहीं है, हमारे पास में वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास में। अगर वो हम लोग यहाँ पर सीएफसी सेंटर के जरिए भी लाते हैं और स्किल्ड लेबर मिलता है उसको ऑपरेट करने के लिए, तो हमारे यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है वो काफी अच्छी हो जाएगी, तो कॉस्ट कम हो जाएगा। कॉस्ट कम हो जाएगा तो इंटरनेशनल मार्केट में चाइना को कॉम्पीट करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होगी। तो इसलिए ये ट्रेनिंग सेंटर हमारी एक नेसेसिटी है। जैसे हमारे में प्लेटिंग है, या कन्वेंशनल तरीके से प्लेटिंग होता है वही प्लेटिंग चल रहा है। बड़े बड़े जो कंपनी प्लेटिंग के प्लांट कमीशनिंग करवाती है वो भी इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करते। अभी चाइना के अंदर जैसे पीवीडी कोटिंग वाला चलता है, हमारे यहाँ एक मशीन कोई आदमी ला नहीं सकता, क्योंकि 1.5 करोड़ रुपए का मशीन आता है। अगर वो पीवीडी मशीन लाएंगे तो उसकी जो प्लेटिंग जो होती है वो बहुत अच्छी प्लेटिंग होती है, उसमें से जो भी उसकी कोटिंग होती है, वो प्लेटिंग नहीं कहेंगे हम लोग, कोटिंग कहेंगे, वो अच्छी होती है, ड्यूरेबल भी होती है। जैसे आप देखेंगे वॉश सिस्टम वगैरह में आता है उस तरह का। तो ये मशीन अगर हम लोग सीएफसी सेंटर में लाकर लगाते हैं और हमारे पास स्किल्ड व्यक्ति है, उस व्यक्ति को चलाने के लिए इंजीनियर है, तो हमारी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन बहुत अच्छा होगा और इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग बहुत अच्छे से चाइना को कॉम्पीट कर पाएंगे। मला पुढचा प्रश्न सुनीलजींना विचारायला आवडेल की वनिका प्रकल्प हा नेमका काय आहे आणि जव्हार आणि खेड्यापाड्यातील लोकांना तुम्ही जाऊन इमिटेशन ज्वेलरीचं प्रशिक्षण देता, त्याबद्दल माहिती सांगा. वर्षभर तुम्ही कोणकोणते उपक्रम राबवता आणि काय काय कार्यक्रम असतात? आपण वनिका प्रकल्पाबद्दल थोडंसं आता बोलूया. 2016 साली जेव्हा हे लक्षात आलं आदिवासी क्षेत्रात काम करताना की आदिवासींचा जो मुख्य समस्या आहे ती बाकी कुठलीही नसून आर्थिक आहे. आणि आपण किंवा बरेच जण अतिशय सिन्सिअरली मदत करत असतात, परंतु माझ्या मते त्यांची समस्या जर आर्थिक आहे तर आर्थिक समस्येवर उपाय शोधायला हवा. मग असा कुठला त्यांना एखादा उद्योगधंदा मिळवून देता येईल की त्या घरात बसून किंवा त्यांच्या घराजवळ कुठेतरी करू शकतील आणि थोडेफार पैसे मिळू शकतील, हा विचार करता करता इमिटेशन ज्वेलरीचा विचार मनात आला. मग मी जेम्स अँड ज्वेलरी स्किल काउन्सिल ऑफ इंडिया यांना कॉन्टॅक्ट केलं. त्यांनी मला इजमाकडे पाठवलं. मी इजमाचे अध्यक्ष मधुबाई यांना भेटलो. मग मधुबाईंनी लगेच त्यांचा एक कार्यक्रम होता 2 दिवसांनी, त्या कार्यक्रमाला मला बोलवलं. तिथे मी माझी संकल्पना त्या कार्यक्रमामध्ये सगळ्या इजमाच्या मेंबर्सना सांगितली आणि मधुबाईंनी तर ताबडतोब सुरूच केलं. म्हणजे गावात घेऊन मला सांगितलं गाव निवडा आणि गावातल्या महिलांना कल्पना द्या, मी माझी माणसं घेऊन येतो, कच्चा माल घेऊन येतो, आपण ताबडतोब त्यांना प्रशिक्षण देऊ आणि लगेच काम सुरू करू. आणि हे जे प्रशिक्षण आहे हे काही फार कठीण काही नाही. तुम्हाला साधारण एका दिवसात ते आत्मसात करता येतं. सफाई यायला वेळ लागतो आणि मग आम्ही ते ऑन जॉब ट्रेनिंग म्हणतो. 1 दिवसाचं ट्रेनिंग आणि बाकी 6 दिवस ऑन जॉब ट्रेनिंग, असं 7 दिवसाचं साधारण ट्रेनिंग असतं. आणि या प्रकारे आम्ही आता 4 वर्ष झाली सुमारे 5,000 महिला आम्ही जवळजवळ प्रशिक्षित करून प्रयत्न असा आहे की आम्ही त्यांना काम देतो सतत. आमचं जवाहरला कार्यालय असं म्हणतं
सेवा संस्थेचं जवाहरला कार्यालय आहे. निशाताई सवरा, सुश्री निशाताई सवरा या आमच्या अध्यक्ष आहेत. आणि आम्ही मालाडहून जे इमिटेशन ज्वेलरीचं किंवा फॅशन ज्वेलरीचं मुख्य सेंटर आहे मुंबईमधलं, तिथून कच्चा माल घेऊन मोठ्या प्रमाणावर 500 किलो 1000 किलो असा कच्चा माल घेऊन जवाहरला पाठवतो एसटी द्वारा. जवाहरला आमच्या ऑफिसमध्ये त्याचं रिपॅकिंग होतं छोट्या छोट्या पॅक्स मध्ये आणि तो गावागावात पोहोचवला जातो. तिथे त्या महिला त्या गावातल्या आमचा टीम लीडर जो आहे त्याच्याकडनं तो माल घेतात, आपापल्या घरी जाऊन तो माल बनवतात आणि 4 दिवसांनी 5 दिवसांनी तो परत टीम लीडरकडे आणून देतात त्या गावातल्या. तो टीम लीडर आमच्या ऑफिसला जमा करतो, तिथे तो परत रिपॅक होतो आणि मालाडला पाठवला जातो. आणि ज्या मालाडच्या व्यावसायिकाने तो माल दिलेला असतो त्यांच्याकडे तो पोचवून सेमी फिनिश अवस्थेत पोचवून त्यांच्याकडनं जो लेबर चार्ज आहे तो घेतला जाऊन मणिकांतपर्यंत तो लेबर चार्ज पोचवला जातो. असं आम्ही कंटिन्युअसली गेले 4 वर्ष करतोय. आता आम्हाला महाराष्ट्र सरकारची जी एक TRT आहे म्हणजे ट्रायबल रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट पुणे ही आहे, त्यांनी सुद्धा खूपच मोलाची साथ दिलेली आहे. आणि त्यामुळेच इजमा असं म्हणतं TRT आहे, या तिघांनी मिळून हा प्रोजेक्ट पुढे चालवलेला आहे. सध्या हा प्रोजेक्ट नाशिक मोखाड्याला लागूनच जो नाशिक जिल्ह्याचा भाग आहे त्यातल्या काही गावांमध्ये सुद्धा पोहोचलेला आहे. परंतु लॉकडाऊन आल्यामुळे हे सगळंच काम थांबलेलं आहे. आशा करतोय की लॉकडाऊन नंतर परिस्थिती सुधारली की हा प्रोजेक्ट पुढे सुरू होईल आणि त्यासाठी इजमा तसेच TRT आहे हे दोन्ही आम्हाला योग्य ती साथ देतील. भविष्य में क्षेत्र की क्या डिमांड है, इसमें कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज आएगी? जी, इसमें ऐसा है जी कि कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का शेयर हमेशा बढ़ता जा रहा है पूरे विश्व के अंदर. जो जैसे कंट्री इमर्जिंग मार्केट में आप जैसे ब्राजील जैसा कंट्री भी ले लीजिए, जब से वहां पर ये सोप ओपेरा चला है वहां भी लोगों ने ये इमिटेशन ज्वेलरी का इस्तेमाल या फैशन ज्वेलरी, इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग उसको फैशन ज्वेलरी या कॉस्ट्यूम ज्वेलरी के नाम से जाने, ठीक है ना, या इमिटेशन के नाम से जानते हैं वहाँ पे. और लगभग सारे मुल्क के अंदर इस समय ये फैशन ज्वेलरी या कॉस्ट्यूम ज्वेलरी का बड़े लेवल पे प्रभाव है. एक जमाने में क्या था कि इमिटेशन ज्वेलरी इंडिया के अंदर, हमारे भारत देश के अंदर लोग एक मानते थे कि गरीबों की है और वैसी क्वालिटी बनती थी और अच्छा नहीं बनता था माल ज्यादा. लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे एंटरप्रेन्योर्स से मेहनत कर करके बहुत अच्छा माल बनाया है और अभी इंटरनेशनल लेवल पे हमारे क्राफ्टमैनशिप को लोग सैल्यूट करते कि इतना बढ़िया हाईली क्राफ्टेड हम लोग माल बना पाते हैं. और अभी भारत के अंदर भी आप देखेंगे तो जो उच्च आय के वर्ग के जो लोग हैं वो भी इसको इस्तेमाल करने लगे हैं, यानी डिमांड बहुत अच्छी बढ़ने वाली है. इंटरनेशनल लेवल पे हमारा शेयर कम होने की मैंने आपको 3 कारण गिना दिए, क्योंकि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है हमारा मटेरियल, दूसरा सरफेस फिनिशिंग चाइना के कंपेरिजन में नहीं हो रहा है, और तीसरा हमारे यहाँ पर जो सप्लायर जब आता है तो उसे पता ही नहीं रहता कि यह माल कहाँ से खरीदना, ऐसा कोई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है. अगर ये 3 चीजों को हमने कर लिया, और जैसे कि अभी पता है कि चाइना के खिलाफ एक बड़ा रिसेंटमेंट चल रहा है पूरे विश्व के अंदर, लोग नाराज है, कोविड-19 में उनका बड़ा ड्यूबियस रोल रहा है उसकी वजह से, तो इसकी वजह से भारत की तरफ कई नई इंक्वायरीज आने वाली है, कई नई संभावनाएं वाली है. इसलिए मैंने पहले ही मेरे वक्तव्य में ये आपसे कहा है कि अगर 1% जो हमारा है इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा शेयर, उसको केवल 5% तक हम लेके जाते हैं तो 25 से 30 हजार करोड़ रुपए का हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, और वो भी इन वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम. बस खाली जरूरत है कुछ सरकार का हमको सपोर्ट मिल जाए, जो हमारी कुछ समस्या है वो उसका निवारण हो जाए, तो निश्चित तौर से हम लोग ये काम कर पाएंगे. नक्कीच. आत्मनिर्भर बनण्यासाठी इमिटेशन ज्वेलरी हे बाहेरून दिसणारं क्षेत्र, इतकं छोटं असणारं क्षेत्र, हे आपल्या देशाचा ठसा जागतिक बाजारपेठेत कसं उमटवू शकतं हे आजच्या मुलाखतीतून तुम्हाला कळलं असेल. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये कळवा, आणि ताज्या बातम्यांसाठी महाएम टीव्हीला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.